हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई एम रजनी और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ना केवल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बल्कि इसका रिलेशन इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक से होगा। इसलिए ध्यान से समझिएगा और ध्यान दीजिए एक और बात पर मेरी कि इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है जिसमें हम लोग बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा प्रोनाउन देखेंगे। यानी प्रोनाउन होता क्या है और इसके काइंड्स क्या हैं, ये हो गया आपका बेसिक लेवल। ये तो देखेंगे ही देखेंगे। हर काइंड पर बेस्ड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ उन रूल्स पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो भी हम इन सारे वीडियोस में करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और तीनों पार्ट देखिएगा, फिर प्रोनाउन का एक भी क्वेश्चन एग्जाम का आपका छूटेगा नहीं। तो ध्यान दीजिए, चलिए समझते हैं हम लोग प्रोनाउन होता क्या है। और एक और बात, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए समझते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जरा ध्यान दीजिए तो 2 शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन सा शब्द? एक तो है प्रो और एक है नाउन। याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में कह रहा है। क्या कह रहा है? नाउन का हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा, नहीं नाम। क्या होता है? नाम। और प्रो का मतलब होता है बदले में। तो ये क्या कह रहा है? याद मत कीजिए। क्या कह रहा है ये? कि मैं जो हूँ ऐसा शब्द हूँ जो किसी नाम के बदले में आता हूँ, किसी नाउन के बदले में आता हूँ, किसी नाउन के बदले में आता हूँ। तो किसी नाउन के बदले में कोई और शब्द हम क्यों रखें? क्यों रखें किसी नाम के बदले में और कोई शब्द? उसी नाम को हम बार बार रिपीट ना करें। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर बार बार नाउन को रिपीट करेंगे तो कैसा सुनने में लगता है? राधिका मेरी एक स्टूडेंट है मान लीजिए, और उसके बारे में अगर मुझे बताना है तो मैंने कहा राधिका इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, राधिका इज़ माई स्टूडेंट, राधिका लिव्स इन माई कॉलोनी, राधिकाज फादर इज़ अ डॉक्टर, राधिकाज मदर इज़ अ टीचर। कैसा लग रहा है सुनने में? अजीब लग रहा है ना भद्दा? हिंदी में अगर कहें तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, राधिका एक इंटेलिजेंट लड़की है, राधिका मेरी स्टूडेंट है, राधिका मेरी कॉलोनी में रहती है, राधिका के पिता एक डॉक्टर हैं और राधिका की माँ जो है वो एक टीचर है। बार बार अगर नाउन को हम रिपीट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा सेंटेंस कैसा लग रहा है? सारे सेंटेंसेस सुनने में भद्दा लग रहा है ना? यानी रिपीटेशन ऑफ ए नाउन मेक्स एनी लैंग्वेज एब्सर्ड। नाउन की बारंबारता भाषा को सुनने में भद्दा बना देती है। इसलिए नाउन की बारंबारता को हटाने के लिए इनके बदले जो भी वर्ड रखेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। तो चलिए सुधारते हैं इसको। पहली बार तो नाउन की चर्चा हो गई, तो अब क्या करें यहाँ पर? बोलिए शी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करें? शी। ठीक है, यहाँ क्या करें? हर। राधिकाज, अधिकार दर्शाना है तो अधिकार दर्शाने वाला वर्ड हर। ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक बता रही हूँ लेकिन इसी में मैं एडवांस लेवल तक अभी लेके जाऊंगी आपको। ज़रा ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान दीजिए। किसी एक को एनालाइज करते हैं हम लोग। शी, हर, किसी एक को ले लेते हैं। ठीक है, राधिका और शी। ठीक है, राधिका और शी। ध्यान दीजिएगा, राधिका के बदले मैंने शी ही क्यों यूज़ किया? आई क्यों नहीं यूज़ किया? तो आप कहेंगे मैम आई तो होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, ही शी इट या कोई नेम होता है थर्ड पर्सन, यानी राधिका थर्ड पर्सन है तो इसके बदले में जो आएगा वो उसकी बराबरी का तो होगा। यानी कहने का मतलब है थर्ड पर्सन, तो ये भी थर्ड पर्सन। यानी आपने किसकी बात की? आपने बात की पर्सन की। पर्सन सेम होना चाहिए। पहले मैं फर्स्ट पर्सन आई, उसके बाद तुम सेकंड पर्सन यू, और उसके बाद कोई और ही शी इट हो गया या कोई नेम हो गया थर्ड पर्सन। और इनके प्लूरल फॉर्म्स भी, इनके पोजेसिव केस वाले वर्ड भी, अधिकार दर्शाने वाले वर्ड्स भी, ये सारे आगे बताऊंगी मैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाले वर्ड्स भी ये सब उसी में आएंगे। जैसे मी ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है वो भी फर्स्ट पर्सन, आई का प्लूरल वी वो भी फर्स्ट पर्सन। समझ में आ रही है बात?
तो यहाँ पे आइए राधिका थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन वाला ही प्रोनाउन हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मान ली मैंने बात थर्ड पर्सन वाला प्रोनाउन। थर्ड पर्सन वाला प्रोनाउन दे भी तो होता है, नहीं है क्या? ही शी इट जब थर्ड पर्सन, तो इन तीनों का प्लूरल दे होता है कि नहीं होता है? तो ये भी थर्ड पर्सन और ही शी इट का प्लूरल दे होता है, ये भी थर्ड पर्सन, पर्सन तो सेम हो गया, दे क्यों नहीं रखेंगे? तो कहोगे कि मैम राधिका जो है ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन, तो सिंगुलर नंबर ही ना यूज़ करेंगे कि प्लूरल यूज़ करेंगे, यानी इसके बदले जो भी प्रोनाउन रखेंगे उसका नंबर भी बराबरी का ही होगा, दे नहीं यूज़ करेंगे, यानी आपने बात की नंबर की, किसकी? नंबर की। समझ में आ रही है बात? किसकी बात की आपने? थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ मैं, आपने बात की नंबर की ना, यानी नंबर भी मैम सेम होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक बात बताइए, पर्सन सेम रखते हैं, नंबर भी सेम रखते हैं, ठीक है, ही यूज़ कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको अभी लगेगा कि क्या बोल रही है मैम, लेकिन बहुत खूबसूरत सा रूल निकल के आने वाला है इससे, और उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, इसलिए ध्यान दीजिएगा। राधिका के बदले ही क्यों नहीं यूज़ किए? जवाब आपके पास है, और आप ही से बोलूँगी मैं कि रूल बताइए, आप ही बताएंगे, रूल को याद मत कीजिए। राधिका के बदले ही क्यों नहीं यूज़ करेंगे? तो आप कहेंगे मैम कैसे यूज़ करेंगे, राधिका तो फेमिनिन जेंडर है, फीमेल है, और ये मास्कुलिन जेंडर है, ये मेल को दर्शा रहा है, ये फीमेल है, बराबरी का होना चाहिए ना, किसी के बदले अगर किसी को रखेंगे तो बराबरी का होना चाहिए ना। अब मान लीजिए मेरी खाना वाली नहीं है एक हफ्ते से, तो उसके बदले मुझे रखना है तो मैं ड्राइवर रख लूँगी? बिल्कुल नहीं, उसको रखूँगी जिसको कम से कम खाना बनाना आना चाहिए, बदले में जो भी आएगा वो बराबरी का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ध्यान दीजिए। तो ये फेमिनिन जेंडर, तो ये भी फेमिनिन जेंडर वाला ही प्रोनाउन यूज़ होगा, यानी आपने अब बात की जेंडर की, किसकी? यस, जेंडर की, यानी जेंडर भी सेम होना चाहिए। तो क्या रूल निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोनाउन शी यूज़ किया, जिस नाउन के बदले आएगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, प्रोनाउन जिस नाउन के बदले आएगा उसी के अनुसार होगा पर्सन, नंबर, जेंडर, यहाँ तक कि केस भी, केस। हर क्यों नहीं यूज़ करेंगे? हर क्यों नहीं यहाँ पर यूज़ कर दें? हम ही तो नहीं यूज़ करेंगे, हर क्यों नहीं यूज़ कर दें? हर। तो कहेंगे मैम राधिका यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर है, हर अधिकार दर्शाने के लिए यह ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। हर पेन, उसकी कलम, यहाँ पर अधिकार दर्शा रहा है, आई टोल्ड हर, ऑब्जेक्ट की जगह पर है। हमें चाहिए सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव केस में हो, तो सब्जेक्टिव केस में शी यूज़ करते हैं, केस की बात कर रहे हैं आप। शी ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करना है तो हर होता है, या अधिकार दर्शाने के लिए यूज़ करना है तो भी हर होता है। तो यहाँ पर ना अधिकार दर्शाना है और ना ही ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो केस भी सेम होना चाहिए। केस 3 होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। सब्जेक्ट की जगह पर आने वाला वर्ड सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला वर्ड ऑब्जेक्टिव और अधिकार दर्शाने वाला वर्ड पॉजेसिव। तो सब्जेक्टिव केस चाहिए हमें, शी। तो कहने का मतलब क्या है? रूल पर ध्यान दीजिए। रूल, प्रोनाउन जिस नाउन के बदले आएगा उसी के अनुसार होगा, बोलिए, के बदले आएगा उसी के अनुसार होगा। ध्यान दीजिएगा। होगा ना, जिस नाउन के बदले ये आएगा उसी के अनुसार होगा पर्सन, नंबर, जेंडर और केस। तो अब आते बेसिक मैंने बताया, अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पर कैसे आते हैं। अगर एग्ज़ाम में, ध्यान दीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में कॉमन एयर का जो सेंटेंस दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है और उसमें कहीं आपको प्रोनाउन दिखता है तो वहाँ ज़रूर रुकिएगा। क्या कहा मैंने? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी किताब में ये नहीं मिलेगा आपको। कॉमन एयर का जो सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में होता है ना, उसको ध्यान से पढ़िए, तोड़
तोड़ के पढ़िए ये देखने के लिए कि क्या कहीं प्रोनाउन दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो वहाँ आपको 1 सेकंड के लिए रुकना है और क्या क्वेश्चन करना है, ए प्रोनाउन तुम किस नाउन के बदले आए हो, तुमको उसी के अनुसार होना पड़ेगा। समझ में आई बात। और एग्ज़ाम में क्या होगा, उस नाउन के बदले नहीं रहेगा जहाँ की एरर होगा। समझ में आई बात। समझते हैं इस चीज़ को कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से। चलिए पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं हम इस रूल पर बेस्ड। द एयरलाइन हैज़ रिपोर्टेड ह्यूज लॉसेस एंड इज़ अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज़। क्या कहा था मैंने, सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़िए। अगर कहीं प्रोनाउन दिखता है तो वहाँ रुकिए। बताइए तो कहीं प्रोनाउन दिख रहा है। द एयरलाइन हैज़ रिपोर्टेड ह्यूज लॉसेस एंड इज़ अनेबल टू पे देयर प्रोनाउन है ना, ठीक है। देयर यहाँ पर रुकेंगे। देयर का मतलब उनका, उनके एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ मतलब कर्मचारी। किसके एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है मुझे ये बताइए, किसके एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, किसके कर्मचारियों की बात हो रही है। बात तो एयरलाइन की हो रही है। एयरलाइन हैज़ रिपोर्टेड ह्यूज लॉसेस एंड इज़ अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज़, यानी किसके एम्प्लॉयज़, तो एयरलाइन के। एक बात बताइए मुझे, एयरलाइन सिंगुलर दिया हुआ है कि प्लूरल दिया हुआ है, तो साफ दिख रहा है कि एयरलाइन जो है ये सिंगुलर दिया हुआ है, सिंगुलर है ना, तो ये प्लूरल प्रोनाउन कैसे हो जाएगा, नंबर सेम होना चाहिए। प्रोनाउन जिस नाउन के बदले आएगा उसी के अनुसार होगा। ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर। क्या होगा यहाँ पर, इट्स। क्या होगा, इट्स, क्योंकि ये न्यूटर जेंडर है तो न्यूटर जेंडर के लिए तो इट्स आता है ना। क्लियर, सिंगुलर हो गया ना दोनों जगह। अब आइए यहाँ पर ऑल कंपनीज, ठीक है, किसकी बात हो रही है, सारी कंपनीज की बात हो रही है। मस्ट सेंड इट्स एनुअल रिपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, आगे नहीं भागेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोनाउन दिख रहा है इट, अधिकार दर्शाने वाला वर्ड हो गया ना। जैसे यहाँ पर दे का था देयर, इट्स प्रोनाउन दिख गया यहाँ पे। इट का बना पोजेसिव केस इट्स। इट्स एनुअल रिपोर्ट, बात किसकी हो रही है, ऑल कंपनीज। ऑल कंपनीज सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर की प्लूरल। तो आप कहेंगे मैम ये तो कंपनीज है, प्लूरल है, ठीक है प्लूरल है, तो इसका एनुअल रिपोर्ट, किसका एनुअल रिपोर्ट होता है, कंपनीज का ना, कंपनीज की बात हो रही है ना। तो जब ये प्लूरल, तो इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल मैम ये प्लूरल तो वो भी प्लूरल। तो क्या करें हम, ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे कि सेकंड पार्ट में एरर है, टिक कर देंगे। हाँ, कभी भी वो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं, पता नहीं किस जल्दीबाजी में होते हैं, ठीक है। पूरा सेंटेंस आप पढ़िए कि आपने जो किया आगे अब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमेशा सेंटेंस एंड तक पढ़ा कीजिए। तो क्या किया आपने तो कर दिया देयर, आपको लगा सही है लेकिन हो गया जवाब गलत। क्यों गलत हुआ मैम, क्योंकि आपने तो खुद ही बताया नाउन प्लूरल, तो उसके बदले जो आएगा वो भी प्लूरल। मैंने ठीक बताया, लेकिन आगे चेक कीजिए तो ये प्लूरल आपने कर दिया, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट टू इट्स शेयर होल्डर्स, ऑल कंपनीज मस्ट सेंड, मतलब सारी कंपनियों को ज़रूर भेजना चाहिए, अवश्य भेजना चाहिए क्या, अपना एनुअल रिपोर्ट अपने शेयर होल्डर्स को। किसके शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, यहाँ भी तो प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया है। किसके शेयर होल्डर्स होंगे, क्या चर्चा हो रही है, कंपनीज की। तो क्या करेंगे यहाँ पर, जब ये प्लूरल तो ये सिंगुलर कैसे, तो मेरा कहना है कि इसको भी देयर करो। तो कैसे हो सकता है ऐसा, सेकेंड पार्ट में भी गड़बड़ी, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड पार्ट है ना, और थर्ड पार्ट में भी गड़बड़ी, ठीक है, दोनों पार्ट में थोड़ी सुधार सकते हैं आप। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, सेकेंड को लेंगे कि थर्ड को लेंगे। देखिए रीजनिंग वाला लॉजिक नहीं चलेगा कि जो पहले होगा उसी में एरर, रीजनिंग में चलता है, बिल्कुल चलता है, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। ये एरर तो किसी एक ही पार्ट में होगा, दोनों पार्ट में नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम,
ये प्लूरल, ये दो जगह सिंगुलर दिया हुआ है, इसको भी प्लूरल करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब भी ऐसा हो हमारे पास कोई चारा ना हो तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको क्यों सुधारें हम? दो जगह जब सिंगुलर दिया हुआ है तो दो जगह है तो दो जगह तो सुधार नहीं सकते। एक काम करते हैं ना, हम इसी को क्यों ना सुधार दें? इस प्लूरल को अगर सिंगुलर कर दें, ध्यान दीजिएगा, इस प्लूरल को अगर सिंगुलर कर दें तो ये भी मेरा सही हो जाएगा और ये भी मेरा सही हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया आपका जवाब? क्या होगा जवाब? किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट। अब बात आती एग्जाम में तो केवल आपको किस पार्ट में एरर है ये बताना होता है, लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको दे दे, इसको अगर अंडरलाइन कर दे और कहे कि ऑप्शन में से सही चुनिए, तो सही जवाब भी तो आपको आना चाहिए। क्या करेंगे हम यहाँ पर? क्या करेंगे? कौन सा टर्म यहाँ डालें कि सिंगुलर बताने लगेंगे? तो कुछ बच्चे कहेंगे मैम इसको सिंगुलर करने के लिए आप कर दीजिए एक कंपनी। कुछ बच्चे कहेंगे एक कंपनी। क्या किसी एक कंपनी की बात हो रही है? मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। क्या कह रहा है? सारी कंपनियों को भेजना है, अवश्य रूप से सारी कंपनियों को भेजना है। क्या? अपना अपना एनुअल रिपोर्ट। जब सारी कंपनियों को कहा जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि मैम एक कंपनी कर दीजिए, एक कंपनी को भेजना है। मीनिंग तो बदल गया ना। तो ऐसा टर्म बताइए कि सिंगुलर भी हो जाए और मीनिंग भी ना बदले, मीनिंग भी ना बदले। देखिए मैं बताती हूँ। अगर कह दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग कह दें ईच कंपनी, क्या कर दें? ध्यान दीजिए, इसकी जगह पर अगर हम लोग कर दें ईच कंपनी तो मीनिंग क्या निकला? ईच का मतलब प्रत्येक। अभी याद नहीं करा रही हूँ, वैसे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, वो बाद में बताऊंगी। एकदम बेसिक से समझिए। ईच का मतलब सबको पता है, प्रत्येक। प्रत्येक कंपनी को भेजना है अपना एनुअल रिपोर्ट। प्रत्येक कंपनी को अपना एनुअल रिपोर्ट भेजना है, मतलब आगे कि नहीं आगे सब? जैसे देखिए, सबको मेरा वीडियो तीनों पार्ट्स में देखना है, सबको तीनों पार्ट्स देखना है और हर एक को या प्रत्येक को तीनों पार्ट्स देखना है। बोलिए, सबको कहा कि नहीं कहा मैंने? एक बार क्या कहा? सबको देखना है। आप देखेंगे, कोई और भी देखेगा, फिर तीसरा और भी देखेगा। सबको एक साथ दर्शाया मैंने और यही कहा मैंने हर एक को देखना है। आपको कहा कि नहीं? ठीक है। और कोई वीडियो देख रहा है, उसको कहा कि नहीं? मीनिंग चेंज नहीं हुआ लेकिन वर्ड्स चेंज हो गए। ऑल मतलब सब, सबको एक साथ दर्शाया और प्रत्येक यानी ईच या एवरी, प्रत्येक, प्रति जोड़ एक। हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे तो एक छिपा हुआ है ना, सिंगुलर हो गया कि नहीं हो गया? प्रत्येक में क्या है? प्रति जोड़ एक। सिंगुलर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन मीनिंग नहीं चेंज हुआ। समझ में आई बात? ऑल कंपनीज हटा के ईच कंपनी क्यों करेंगे? क्योंकि जब मेजॉरिटी सिंगुलर की है तो दो जगह नहीं सुधार सकते हम, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट को ही सुधार देंगे, ईच कंपनी। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ईच। बेसिक से समझते हैं, अभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं बताया है। ईच मतलब प्रत्येक। बात किसकी हो रही है? प्रत्येक की। प्रत्येक वर्ड क्या है? क्या बताया था? प्रति जोड़ एक यानी सिंगुलर। ठीक है। विद्यार्थियों में से प्रत्येक, कहाँ? कंप्यूटर क्लास में। हैज़ टू टाइप, ठीक है, हैज़ टू टाइप। देयर प्रोनाउन आ गया फिर से, देखिए यहाँ पर देयर आया फिर से, देयर। उनका रिसर्च पेपर, किसके रिसर्च पेपर की बात हो रही है? तो आप कहेंगे मैम स्टूडेंट्स की। बिल्कुल नहीं। प्रीपोजिशन अगर है तो उसके पहले वाला पार्ट सब्जेक्ट बनता है। क्या कहा मैंने? प्रीपोजिशन अगर है, मैं क्लास में बच्चों को पहले यही बताती हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना सीखो। प्रीपोजिशन अगर है तो उसके पहले वाले पार्ट को हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है। यहाँ स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है, विद्यार्थियों में से प्रत्येक, प्रत्येक की बात हो रही है। तो प्रत्येक जब सिंगुलर, ठीक है, ईच की बात हो रही है, प्रत्येक जब सिंगुलर तो उसके लिए जो प्रोनाउन आया देयर सही है? बिल्कुल नहीं। सिंगुलर तो बदले में आने वाला भी सिंगुलर ही होगा। बोलिए तो क्या यूज़ करें यहाँ पर? क्या यूज़ करें? विद्यार्थियों की बात हो रही है ना, प्रत्येक विद्यार्थी, विद्यार्थियों में से प्रत्येक, तो देयर को काट के हिज
या हर, क्योंकि विद्यार्थी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। बोले समझ में आया? हो गया दोनों सिंगुलर कि नहीं हो गया? हो गया ना? तो चलिए अब हम लोग करते हैं अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स ब्लेम देयर प्रोफेसर फॉर देयर लेट अराइवल इन द कंसर्ट। क्या कहा था मैंने? देखिए तो कहीं प्रोनाउन दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वहाँ आपको रुकना है। देयर यहाँ भी है और देयर यहाँ भी है, दो दो जगह है। चलिए देखते हैं कि आखिर किस नाउन के बदले ये आए हैं। द स्टूडेंट्स ब्लेम्ड देयर प्रोफेसर, मतलब स्टूडेंट्स ने ब्लेम किया अपने प्रोफेसर को। किसके प्रोफेसर को? देयर का मतलब अपना अधिकार दर्शाता है, अपने प्रोफेसर को या उनके प्रोफेसर को। किसके प्रोफेसर? तो कहोगे स्टूडेंट्स के मैम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल, प्लूरल है ना, तो यहाँ पर ये देयर सही है ना, प्लूरल तो ये भी प्लूरल। स्टूडेंट्स ने ब्लेम किया उनके प्रोफेसर को, यानी स्टूडेंट्स के प्रोफेसर, प्लूरल तो प्लूरल। किस लिए ब्लेम किया? फॉर देयर लेट अराइवल इन द कॉन्सर्ट। किस लिए ब्लेम किया? तो उनके लेट अराइवल पर कॉन्सर्ट में। किसके लेट अराइवल पर? किसके लेट अराइवल पर? प्रोफेसर के लेट अराइवल पर ना, प्रोफेसर के लेट पहुंचने पर ना स्टूडेंट्स ने ब्लेम किया अपने प्रोफेसर को। स्टूडेंट्स ने ब्लेम किया अपने प्रोफेसर को, अपने प्रोफेसर को किसके लेट पहुंचने पर? प्रोफेसर के लेट पहुंचने पर। प्रोफेसर है कि प्रोफेसर्स है? तो कहोगे मैम प्रोफेसर दिया हुआ है सिंगुलर, तो अब बताओ मुझे यहाँ पर प्लूरल कैसे होगा? नहीं ना होगा, यानी ये वाला देयर गलत है। ठीक है, प्रोफेसर है तो यहाँ पर हिज या फिर हर। बोलिए समझ में आया? यहाँ देयर क्यों सही था? क्योंकि उनके प्रोफेसर, किसके? स्टूडेंट्स के, प्लूरल, तो इसके बदले ये भी प्लूरल। लेकिन ये जो देयर है वो क्या डिनोट कर रहा है? किसका लेट अराइवल? किसका लेट अराइवल? तो सिंगुलर का, प्रोफेसर का सिंगुलर, तो ये प्लूरल कैसे? ये सिंगुलर हो जाएगा देयर काट के हिज या हर। बोलिए समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का। लंबा सेंटेंस देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में लंबे लंबे क्वेश्चंस आएंगे, कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, केवल बस आप रूल माइंड में रखिए। द मून मे बी द बेस्ट प्लेस टू लुक फॉर एलियंस। ठीक है, एज देयर आ गया, फिर सब प्रीवियस ईयर है डियर, सब प्रीवियस ईयर है। देयर फुटप्रिंट्स, किसके फुटप्रिंट्स की बात हो रही है? उनके फुटप्रिंट्स। पढ़िए तो जरा, चंद्रमा का फुटप्रिंट होगा? बिल्कुल नहीं। चंद्रमा का पद चिन्ह होगा? बिल्कुल नहीं। मून हो सकता है सबसे अच्छी जगह। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, लुक फॉर मतलब ढूंढना। ढूंढने के लिए किसको? एलियंस को। एलियंस तो आप सब समझते हैं, मूवी देखा ही है आपने, कोई मिल गया, उसमें एलियन था ना। तो एलियंस को ढूंढने के लिए चंद्रमा सबसे अच्छी जगह हो सकती है। क्यों? चूंकि बताता है, चूंकि देयर फुटप्रिंट्स, उनके फुटप्रिंट्स, किसके? एलियंस के फुटप्रिंट्स। एलियन की एलियंस, तो कहोगे मैम एलियंस प्लूरल, प्लूरल, तो ये भी प्लूरल देयर सही है। ये देयर किसके लिए आया? किसके लिए आया? एलियंस के लिए। एज देयर फुटप्रिंट्स ऑन देयर सरफेस। देखिए फिर आ गया देयर, उनके सरफेस पर, उनके सरफेस पर। किसके सरफेस पर? पद चिन्ह फुटप्रिंट्स ऑन देयर सरफेस। किसके सरफेस पर? चंद्रमा के सरफेस पर ना। फुटप्रिंट्स कहाँ होंगे? चंद्रमा की सतह पर ना। कितना चंद्रमा है? एक ही चंद्रमा है ना, सिंगुलर, तो यहाँ पर देयर क्यों होगा? और चूंकि ये न्यूटर जेंडर, तो क्या हो जाएगा? इट्स सरफेस, इट्स सरफेस। बोलो समझ में आया कि ये देयर क्यों सही था? क्योंकि एलियंस के फुटप्रिंट्स की बात हो रही है, एलियंस प्लूरल, देयर सही है। सरफेस बात, एलियंस के सरफेस की बात नहीं हो रही है, मून के सरफेस की बात हो रही है। तो मून सिंगुलर, तो यहाँ पर सिंगुलर इट्स का यूज़ करेंगे। तो कुछ नहीं करना है हमें। प्रोनाउन अगर आ रहा है, प्रोनाउन कहीं दिख रहा है, हमें क्वेश्चन कर लेना है कि आखिर किस नाउन के लिए ये आया है। प्रोनाउन जिस नाउन के बदले आएगा उसी के अनुसार होगा। पर्सन, नंबर, जेंडर, केस, सब का सब। बोलिए डेफिनेशन क्लियर है? और डेफिनेशन पर बेस्ड ये रूल और इन सारे रूल पर बेस्ड ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपको। हो गए हैं? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन।
काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में टोटल 8 काइंड्स आपको पढ़ने हैं, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ, तो ये जो 8 हैं ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए। पहला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव, तीसरा एम्फेटिक, चौथा रिलेटिव, पांचवा इंट्रोगेटिव, छठा इंडेफिनिट प्रोनाउन, सातवां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड रूल भी देखेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आइए पहले बेसिक समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन का। याद कुछ भी नहीं करना है, मैं शुरू से कह रही हूँ। पर्सनल, देखिए तो इसमें पर्सन वर्ड है, यानी ये नाम अपने आप में क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये पर्सन्स को दर्शाएगा। कितने तरह के पर्सन्स होते हैं? इट स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 3 तरह के पर्सन्स को दर्शाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन? पहले मैं, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट या कोई भी नेम। तो देखिए ज़रा, सबका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब सब्जेक्ट की जगह पर आने वाला वर्ड। अगर सब्जेक्ट की जगह पर रखना है तो कौन सा रखेंगे, अगर उसी को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना है तो कैसे वो कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर पॉजेसिव यानी अधिकार दर्शाना, पोजेशन मतलब अधिकार, अगर अधिकार दर्शाने वाला वर्ड यूज़ करना है तो उसके बदले में हम क्या यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर में आई तो प्लूरल में वी। सब्जेक्ट की जगह पर आई यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, मी। जैसे यहाँ पर देखिए, आई वॉज कॉलिंग हिम, सब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज़ किया, आई। इसी आई को अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना है तो इसका आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। आई होप आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो क्लियर है। ठीक है, वैसे ही अगर अधिकार दर्शाना है तो माई या माइन। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। ध्यान दीजिएगा, वी सब्जेक्ट की जगह पर, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना है तो अस, और अधिकार दर्शाना है तो आर या आर्स। अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगी आपको कि इन सब में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। जो भी मैंने रेड से स्टार मार्क किया है वहाँ पर नोट देने लायक बात है। लेकिन पहले ध्यान दीजिए इधर, सेकेंड पर्सन यू। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पर यू, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी यू, सिंगुलर में भी यू, इसलिए केवल यू लिखा है मैंने, 2 बार नहीं लिखा। सिंगुलर में भी यू यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी यू यूज़ करते हैं। ठीक है, अधिकार दर्शाना है तो योर या योर्स। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, शी टोल्ड यू, यू कहाँ पर यूज़ हुआ, कहाँ यूज़ हुआ, तो आप कहेंगे मैम ऑब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करना है तो यू ही यूज़ किया ना हमने, सब्जेक्ट की जगह पर भी यू का ही यूज़ करेंगे। क्लियर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर। अगर अधिकार दर्शाना होता, दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ योर पेन। अब आइए, ही, शी, इट और दे सब्जेक्ट की जगह पर, तो ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर, इट ही रह जाता है, दे का बनता है देम। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर इनको यूज़ करना है तो अधिकार दर्शाना है तो हिज, शी का हर या हर्स, इट का इट्स, दे का देयर या देयर्स। समझ में आई बात? जैसे देखिए, इट इज़ ट्रू, इट कहाँ पर है, सब्जेक्ट की जगह पर है ना, ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करना है इट को, तो यहाँ ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट की जगह पर भी वही वर्ड है ना। आई प्लांटेड इट, मैंने इसको प्लांट किया, इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। तो कहीं कहीं चेंज हो रहा है और कहीं चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये टेबल जिनको याद नहीं है उनको याद रखना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव केस में यानी सब्जेक्ट की जगह पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन सा, और अधिकार दर्शाना है तो कौन सा। अब चलिए आइए, ये जो मैंने स्टार मार्क किया है इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, कहाँ यूज़ करेंगे माई और कहाँ यूज़ करेंगे माइन, कहाँ आर, कहाँ आर्स, कहाँ योर, कहाँ योर्स, कहाँ हर, कहाँ हर्स, कहाँ देयर, कहाँ देयर्स। क्या डिफरेंस है आखिर इसमें? क्या हम हर जगह माई ही ना यूज़ करें, माइन क्यों यूज़ करें? ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस के लास्ट में आपको यूज़ करना है, फिर से मैं बोल रही हूँ, सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको यूज़ करना है तो माई कन्वर्ट हो जाता है माइन में, लास्ट में यूज़ करना है तो आर कन्वर्ट हो जाता है आर्स में, अगर लास्ट वर्ड के रूप में इसको यूज़ करना है तो योर कन्वर्ट हो जाएगा योर्स में,
हर कन्वर्ट हो जाएगा हर्स में, देयर कन्वर्ट हो जाएगा देयर्स में, अगर लास्ट वर्ड के रूप में यूज़ करना है तो। दिस इज़ माई पेन, माई यहाँ लास्ट वर्ड नहीं है, लास्ट वर्ड पेन है। लास्ट वर्ड क्या है? पेन। दिस इज़ माई पेन। अगर इसी माई को लास्ट में यूज़ करना है आपको तो आप क्या कहेंगे? दिस पेन इज़ माई नहीं, माई नहीं, दिस पेन इज़ माइन, लास्ट में यूज़ करना है तो। ठीक है, दिस इज़ योर पेन, योर लास्ट वर्ड नहीं है लेकिन लास्ट में ले जाइएगा तो दिस पेन इज़ योर्स, योर गलत हो जाएगा। तो देखिए इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CGL 2017 का यहाँ पर ध्यान दीजिए सब लोग। द फोन दैट माई फादर बॉट इज डिफरेंट दैन क्या लिखा है? योर। क्या ये सेंटेंस का लास्ट वर्ड है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके बाद फुल स्टॉप है। क्या लास्ट में योर होगा कि योर्स होगा? योर्स होगा। क्या गड़बड़ी है यहाँ पर? तो योर की जगह क्या यूज़ करेंगे हम लोग? योर्स का यूज़ करेंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अभी पर्सनल प्रोनाउन के बहुत सारे रूल्स अब आगे हम लोग करेंगे। केवल और केवल पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स ही बहुत सारे हैं और उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स पर। पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? इसको किस नाम से जानते हैं हम? रूल ऑफ 2 3 1 एंड 1 2 3। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यदि अलग अलग तरह के पर्सन, क्या कहा मैंने? अलग अलग तरह के पर्सन किसी सेंटेंस में एक साथ अगर आएंगे, तो उनको 2 3 1 के ऑर्डर में रखा जाएगा। किस ऑर्डर में रखा जाएगा? 2 3 1 के ऑर्डर में। का मतलब क्या है? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। अलग अलग तरह के पर्सन अगर एक सेंटेंस में एक साथ आएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर आई क्या है? तो आई है फर्स्ट पर्सन, यू है आपका सेकंड पर्सन और ही क्या है? थर्ड पर्सन, है ना। अलग अलग तरह के पर्सन एक साथ आए, क्रम क्या होना चाहिए? 2 3 1, 2 3 1। लेकिन 1 2 3 ऑर्डर भी होता है। 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो कहाँ कौन सा यूज़ करेंगे? दोनों में डिफरेंस क्या है? कहाँ यूज़ करेंगे 2 3 1 ऑर्डर और कहाँ यूज़ करेंगे 1 2 3 ऑर्डर? ध्यान दीजिए, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। 1 2 3 ऑर्डर यूज़ करेंगे हम लोग अनप्लेजेंट या फिर रॉन्ग एक्ट। रॉन्ग एक्ट मतलब कोई भी गलत काम को दर्शाएगा अगर सेंटेंस, या फिर किसी दुखद एक्शन को दर्शाएगा जो कि अनप्लेजेंट होगा, अच्छा एक्शन नहीं होगा, गलत एक्शन होगा। सेंटेंस बताएगा कि एक्शन गलत है या नहीं, तो उस केस में हम लोग 1 2 3 क्रम को रखेंगे। यानी यदि किसी सेंटेंस से दोष या गलती का बोध हो, तो उसमें प्रोनाउन 1 2 3 ऑर्डर में होंगे, और अगर दोष या गलती का बोध नहीं है तो प्रोनाउन 2 3 1 ऑर्डर में रखे जाएंगे। जरा सेंटेंसेस को देखिए, कैसे पता चलेगा कि गलती या दोष का बोध हो रहा है। ध्यान दीजिए, आई यू एंड ही ऑलवेज अटेंड योर लेक्चर। क्या गलती है इसमें? ये लेक्चर अटेंड करना आप लोग भी कर रहे हैं, तो क्या ये कोई अनप्लेजेंट एक्ट है? हाँ, कोई ऐसा दुखद काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या ये रॉन्ग एक्शन है? क्या गलत है नैतिकता के रूप में? नहीं है गलत। यानी कहने का मतलब इसमें 1 2 3 नहीं अप्लाई होगा, 2 3 1 ऑर्डर अप्लाई होगा। तो बताइए मुझे 2 3 1 में क्या करें हम लोग इसको? तो कहिएगा मैम, पहले रखिएगा यू को, फिर रखिएगा 3 यानी ही को, और फिर रखेंगे हम लोग आई को यानी 1 को। यही ना? यानी मेरा क्रम क्या बनेगा 2 3 1 में? इसको काट के पहले 2 सेकेंड पर्सन यू, उसके बाद 3 क्या हो गया? ही, और उसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन एंड आई। समझ में आई बात? ध्यान दीजिए, अगर 2 ही पर्सन है तो 2 3 या फिर 3 1 या फिर 2 1। जैसे यही सेंटेंस अगर होता 2 3 यू एंड ही, तो 2 3 हो गया ना, यू एंड ही। तो यू एंड ही होगा, ही एंड यू नहीं होगा। तो कोई
कोई दो भी आ सकता है एक साथ। तो अगर आई नहीं है, यू एंड ही, सही है ना, या फिर 3-1 आई ही होगा, आई एंड ही नहीं, आई एंड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले 1 नहीं आएगा, क्या आएगा पहले आएगा 3, समझ में आ रही है बात, और उसके बाद 1, ही एंड आई, समझ में आ रही है बात, ही एंड आई। यू को अगर गायब कर दें तो आई एंड ही फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, 1 3 नहीं होता है, क्या होता है 2 नहीं है, कोई बात नहीं, 3-1 होगा, पहले आएगा ही और तब आएगा आई, समझ में आई बात, ठीक है। या फिर 2-1 होगा, 2-1, ठीक है। एक बात बताइए, एंड ही को हटा दीजिए, आई एंड यू हो सकता था, आई एंड यू नहीं, क्यों? 1-2 नहीं होता है, 1-2 लिखा हुआ है, 2 आएगा, 3 नहीं है, कोई बात नहीं है, 1 है ना, 2 के बाद ही 1 आएगा, 1 पहले नहीं आएगा, यू एंड आई, बड़े समझ में आया। तो अलग अलग तरह के पर्सन एक साथ आएंगे तो उनको 2-3-1 ऑर्डर में रखेंगे, 2-3-1 ऑर्डर में, लेकिन थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे, सेंटेंस को पहले पढ़कर देख लेंगे कि क्या कोई अनप्लेजेंट या रॉन्ग एक्शन है, अगर है तो 2-3-1 ऑर्डर नहीं, 1-2-3 ऑर्डर करेंगे। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, यू एंड आई, ठीक है, कौन कौन सा पर्सन है, यू है सेकेंड पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन। तो आप कहेंगे कि मैम 2-3-1, पहले 2-3 नहीं है, कोई बात नहीं, 1 तो है ना, तो हो गया ना क्रम सही। लेकिन मैंने क्या कहा था, आप सेंटेंस को पूरा पढ़िए, सेंस निकालिए, कहीं ये वाला केस तो नहीं है, यू एंड आई विल बी पनिश्ड, ये वर्ब बता रहा है किसी रॉन्ग एक्शन के बारे में। पनिशमेंट क्या अच्छा एक्शन है? हाँ नहीं ना, फॉर दिस स्टूपिडिटी, हम लोग क्या होंगे, पनिश्ड होंगे इस स्टूपिडिटी के लिए, मूर्खता के लिए। रॉन्ग या अनप्लेजेंट एक्ट है ना, पनिशमेंट मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो रॉन्ग एक्शन जैसे ही दिख रहा है, 1-2-3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, पहले आएगा आई और तब आएगा यू। आई होप क्लियर है दोनों, 2-3-1 और 1-2-3। तो देखिए इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आता है या कैसे आया हुआ है। ही, शी, आई एंड दे, क्या लिखा है यहाँ पर पढ़िए, ही, शी, आई एंड दे कुक्ड दी फूड, CGL 2016 का क्वेश्चन है ये। अलग अलग तरह का पर्सन जैसे ही दिखा, हम क्या चेक करेंगे, ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2-3-1, लेकिन 1-2-3 होगा जब रॉन्ग एक्शन होगा तब ना। कुक्ड दी फूड, भोजन बनाना क्या कोई रॉन्ग एक्शन है? हाँ, भोजन बनाना क्या कोई अनप्लेजेंट एक्ट है? बिल्कुल नहीं। तो ये रूल तो अप्लाई नहीं होगा। कौन सा होगा, 2-3-1। देखिए तो इसमें 2-3-1, 2 है कहीं, ये हो गया थर्ड पर्सन ही, शी भी हो गया थर्ड पर्सन, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, और दे क्या हो गया, ही, शी, इट का प्लूरल थर्ड पर्सन। तो 2-3-1 वाला क्रम हमें रखना है ना, 2-3-1, 2 नहीं है, कोई बात नहीं है, 3-1। लेकिन ध्यान दीजिए, सारे 3 एक साथ जाएंगे ना, इस दे को देखिए, सारे 3 एक साथ जाएंगे तब ना 1 आएगा, 3-1, तो सारे 3 एक साथ करेंगे। यानी एरर किस पार्ट में है, एरर है आपका सेकंड पार्ट में। क्या, पहले होगा दे और तब होगा एंड आई, दे एंड आई। ध्यान दीजिए, सुधारिए इसको, दे एंड आई। अब बोलिए 3 और 3, सारे 3 एक साथ हो गए, 2 नहीं है, कोई बात नहीं, सारे 3 एक साथ हो गए। उसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन, समझ में आई बात, जितने सारे होंगे थर्ड पर्सन वाले सब एक साथ, जितने सारे फर्स्ट पर्सन वाले होंगे सब एक साथ, जितने सारे सेकंड पर्सन वाले होंगे सब एक साथ। लेकिन क्रम तो यही रहेगा, क्योंकि दोष या गलती का बोध नहीं हो रहा है। इस सेंटेंस पे देखिए, यू कौन सा पर्सन, जैसे अलग अलग तरह के पर्सन दिख गए, ठीक है, रूल ये चेक कीजिए। 2, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अमन, ही, शी, इट या कोई नेम, थर्ड पर्सन। देखते हैं सेंटेंस में 2-3-1 कब होगा, या तो 2-3-1 होगा या तो 1-2-3 होगा। ऐसे भी ये गलत है, क्योंकि 2-1-3 ऑर्डर तो पढ़ा ही नहीं है, या तो पढ़ा है 2-3-1 या तो पढ़ा है 1-2-3। देखते हैं सेंटेंस को कौन सा होगा।
will have to confess the crime। सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि अनप्लेजेंट या रॉन्ग एक्शन है। आप समझ में आए कि सेंटेंस ही बताएगा आपको। तो कन्फेस द क्राइम, क्राइम को कन्फेस करना, क्राइम करना क्या ये अनप्लेजेंट एक्ट नहीं है ना? क्या सुखद एक्शन है ये? बिल्कुल नहीं, रॉन्ग एक्शन की बात हो रही है ना। तो ऐसे केस में 1 2 3 यानी 1 2 3 का मतलब क्या हो जाएगा? आई, यू एंड अमन। अमन तो लास्ट में है ही। 1 2 3 ये क्रम बनेगा। यानी यू एंड आई को करना क्या था हमें? आई एंड आई यू। समझ में आई बात? यू आई को क्या करना था? आई यू। किस पार्ट में एरर था? फर्स्ट पार्ट में, कि पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, क्योंकि रॉन्ग एक्शन का बोध हो रहा है इस सेंटेंस में। बोलिए रूल नंबर 1 क्लियर है? 2 3 1 और 1 2 3 क्लियर है? और उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्लियर है? क्लियर है ना? चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 2, पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 2। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बट, सच एज, एक्सेप्ट के बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होता है। कौन कौन सा वर्ड है? ध्यान दीजिए, इज, आर, वॉज, वर। याद कीजिए इसको। एम को हटा दिया, इज, एम, आर, वॉज, वर होता है ना, एम हटा दीजिए तो क्या क्या हो गया? इज, आर, वॉज, वर। बी से बने हुए शब्द, बी से शुरू, बी, बीन, बट। बोलिए याद हो गया? बी, बीन, बट। इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बट। फिर से बोलिए मेरे साथ, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बट। 2 बच गए। सच एज, जैसे कि, सच एज का मतलब जैसे कि, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, सच एज, एक्सेप्ट। ठीक है, तो याद कीजिए तो जरा क्या क्या वर्ड्स थे? इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बट। इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बट, सच एज, एक्सेप्ट। क्यों बार बार मैं इसको रिपीट करा रही हूँ? जैसे ही इन वर्ड्स में से कोई भी आपको दिखेगा, कोई भी दिखेगा कॉमन एयर के सेंटेंस में, आपको तुरंत रूल याद आएगा कि ये पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन में। हमने क्या पढ़ा था रूल? कि इनके बाद में अगर कोई प्रोनाउन दिखेगा, इनके बाद में अगर कोई प्रोनाउन दिखेगा तो ध्यान दीजिएगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस याद है ना? तो ये किस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा, यानी सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करने वाला प्रोनाउन होगा। ठीक इसके पहले मैंने बताया है आपको, रूल बताने से पहले बताया ना? तो ध्यान दीजिए। तो इट इज हिम, इट इज हिम दिख गया ना? इज, आर, वॉज, वर, इज दिख गया, वॉज दिख गया। अगर इसके बाद प्रोनाउन आया है, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आया है ना प्रोनाउन, किस केस में है? हिम कहाँ यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट की जगह पर। पेज पलटिए अपना या स्क्रीनशॉट देखिए पहले का। हिम कहाँ आता है? ऑब्जेक्ट की जगह पर। इनके बाद किस केस में प्रोनाउन होगा? तो सब्जेक्टिव केस में। हिम का सब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज करते हैं? ही। बोलने को तो बोल देते हैं इट्स मी, इट्स मी नहीं होगा, इट वॉज मी। वॉज के बाद मी कहाँ से आ जाएगा? मी तो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं। इट वॉज आई, इट वॉज आई। ठीक है, तो स्पोकन में भले ही आप बोलते हैं लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत है। तो इट वॉज मी, देखिए तो यहाँ पर आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वॉज के बाद आने वाला प्रोनाउन किस केस में होगा? तो सब्जेक्टिव केस। आई यूज़ करते हैं ना सब्जेक्ट की जगह पर। समझ में आई बात? इफ आई वर हिम, इज, आर, वॉज, वर, है ना? वर। हिम होगा, ही होगा। सब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज़ करते हैं? ही टोल्ड मी, ही यूज़ करते हैं ना, ही। अब आइए, आई हैव नॉट मेट, अभी तक तो नहीं मिला कुछ भी। इज, आर, वॉज, वेयर, बी, बीन, बट, कुछ भी नहीं मिला। चलिए पढ़ते हैं आगे। आई हैव नॉट मेट सच दिखा यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। सच ए काइंड मैन एज, हो गया ना? सच एज,
सच डॉट 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 एज रहेगा, कोई एडजेक्टिव आएगा, इतना दयालु जितना। समझ में आ रही है बात? दयालु क्या है? एडजेक्टिव है ना, दयालु व्यक्ति, ठीक है, एडजेक्टिव है। इतना स्मार्ट जितना, इतना सुंदर जितना। चलिए ध्यान दीजिए, तो जैसे ही सच एज आएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या चेक करेंगे? अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस, सच ए काइंड मैन एज, इसके बाद क्या आएगा? सच एज के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, सब्जेक्ट वाला वर्ड यूज करेंगे और वो क्या होगा? ही। चलिए अगला क्वेश्चन, एवरीबॉडी एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट दिख गया, सच एज एक्सेप्ट के बाद आने वाला प्रोनाउन, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं, किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा, यानी मी नहीं यूज करके हम लोग क्या यूज करेंगे? आई यूज करेंगे। तो क्लियर है, याद हो गए ये वर्ड्स? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रूल नंबर 2, इज आर, एम छोड़ दीजिए, इज आर वॉज वर, इज आर वॉज वर, बी से बने हुए शब्द बी बीन बट, उसके बाद बच गए दो, सच एज एक्सेप्ट के बाद अगर प्रोनाउन दिखता है आपको तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। बोलिए क्लियर है रूल नंबर 2? तो बढ़ते हैं अब पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 3। पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 3, वर्ब और प्रीपोजिशन, किसकी बात हो रही है अब यहाँ पर? वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अक्सर नहीं ऐसा होगा, प्रायः, जनरली क्या होगा? प्रायः क्या होगा कि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, शी इनवाइटेड, इनवाइटेड क्या है? वर्ब है ना, ठीक है। इसके बाद अगर कोई प्रोनाउन दिख रहा है तो ये किस केस में होगा? किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करने वाला वर्ड मी होता है ना, सही है ना यहाँ पर। लेकिन एक्सेप्शन याद कीजिए, जो रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था, क्या इज वर्ब नहीं है? क्या वॉज वर्ब नहीं है? ठीक है, आर वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, बी और बीन भी वर्ब ही है। इज, आर, वॉज, वेयर, बी और बीन, ठीक है, ये पांचों तो वर्ब है ना, कि नहीं है? भले ही बट कंजंक्शन है, लेकिन इज, आर, वॉज, वेयर, बी और बीन तो वर्ब है ना। उन सारे वर्ब के बाद कौन सा केस आता था? ऑब्जेक्टिव? नहीं, उन सारे वर्ब्स के बाद आता था सब्जेक्टिव केस। तो एक्सेप्शंस हो गए ना वो, ठीक है। लेकिन अगर और भी दूसरे वर्ब्स होंगे, इज, आर, वॉज, वेयर, बी और बीन को छोड़कर, तो उन वर्ब्स के बाद कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जैसे कि यहाँ। अब आइए, ऑफ प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन, इसके बाद भी कौन सा केस आएगा? कौन सा केस आएगा? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। दे का ऑब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करते हैं? देम यूज करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ आइए, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन, क्या बिटवीन प्रीपोजिशन नहीं है? ऑन, अपॉन, ऑफ, इन, क्या यही प्रीपोजिशन होते हैं? प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। नाउन या प्रोनाउन के ये प्री आता है पोजीशन बताने के लिए, नाउन या प्रोनाउन के प्री आता है किसी अन्य का पोजीशन बताने के लिए। तो बिटवीन क्या पोजीशन नहीं बताता है? के बीच, आई एम सिटिंग बिटवीन राधा एंड जया। बोलिए, मेरा पोजीशन बताया जा रहा है कि नहीं? कहाँ मेरा पोजीशन है? राधा और जया के बीच में, के बीच हो गया ना प्रीपोजिशन, पोजीशन बता रहा है। तो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में, यू का ऑब्जेक्ट तो यू होता ही है, लेकिन आई तो सब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं, मी होगा ना, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब CGL 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग साथ साथ हर रूल के देखते जाएंगे। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड, यहाँ तक तो सही है। एंड आई, प्रोनाउन दिख गया ना, एंड आई। देखिए तो यहाँ पर आई क्यों करें हम? क्या इज, आर, वॉज, वेयर है कहीं? बी, बीन, बट, सच एज, एक्सेप्ट है कहीं कि यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे? नहीं, दूसरे वर्ब है यहाँ पर, और वर्ब के बाद कौन सा केस आता है? बोलिए, ऑब्जेक्टिव केस। माई फ्रेंड एंड मी, माई फ्रेंड एंड मी। पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 4, ध्यान दीजिएगा।
V4 का मतलब V1 प्लस ing, V1 प्लस ing। V4 के पहले अगर प्रोनाउन आता है, V4 के ठीक पहले अगर प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन किस केस में होगा? बोलिए। पॉजेसिव केस यानी अधिकार दर्शाने वाला वर्ड होगा। V4 के ठीक पहले अगर प्रोनाउन दिखता है तो ये पॉजेसिव केस में होगा। और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अक्सर इससे क्वेश्चन आता है और आप लोग मिस कर देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, आई होप, पढ़िए जरा, आई होप यू विल एक्सक्यूज, प्रोनाउन आएगा तो मैंने कहा था ना रुकना है, मी, पढ़िए आगे, लिविंग, लिविंग क्या है? वर्ब का चौथा रूप है ना ये V4। तो V4 के पहले, V4 के पहले प्रोनाउन जो होगा वो मी होगा, अधिकार दर्शाने वाला वर्ड होगा, पॉजेसिव केस यानी अधिकार दर्शाने वाला वर्ड माई, माई लिविंग अर्ली। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रामर के रूल से। ठीक है, तो कितना ग्रामर का रूल याद करेंगे आप? इसको समझिए क्या, क्यों हुआ ऐसा। मैं आशा करता हूँ आप माफ़ करेंगे, आई होप यू विल एक्सक्यूज, मैं आशा करता हूँ आप माफ़ करेंगे मुझको जल्दी जाना, कि मेरा जल्दी जाना क्या होगा? आशा करता हूँ आप माफ़ करेंगे मेरा जल्दी जाना। मेरा का इंग्लिश क्या होता है? माई। हिंदी तो आप अच्छी बोल देते हैं, है ना, तो हिंदी से भी बना सकते हैं आप, माई लिविंग अर्ली। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मेरा जल्दी जाना, या फिर V4 के पहले अगर प्रोनाउन दिखता है तो वो किस केस में होगा? पॉजेसिव केस में। या फिर इसी रूल को उलट देंगे तो पॉजेसिव केस के तुरंत बाद वर्ब का चौथा रूप आता है। पॉजेसिव केस के तुरंत बाद मतलब बीच में और कोई वर्ड नहीं, उलट के भी कह सकते हैं ना कि पॉजेसिव केस के तुरंत बाद V4 आता है, या फिर वाइस वर्सा यानी V4 के ठीक पहले पॉजेसिव केस। ठीक है, माई डूइंग दिस, माई बीइंग एब्सेंट, योर बीइंग एब्सेंट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब आइए, बिकॉज ऑफ शी बीइंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ शी बीइंग, बीइंग दिख रहा है ना V4, है ना, ये V4, बी का बीइंग होता है। V4 के पहले क्या होता है? पॉजेसिव केस। V4 के पहले पॉजेसिव केस यानी हर, V4 के पहले पॉजेसिव केस। अब आइए, अनलेस टू और मोर मेंबर्स, ठीक है यहाँ तक, ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग, हिम दिखा और क्या दिखा आपको? वर्ब का चौथा रूप ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग जैसे ही दिखा उसके पहले का हिम गलत है ना, V4 के पहले क्या होता है? बोलिए क्या होता है? तो पॉजेसिव केस, हिज ज्वाइनिंग, उसका ज्वाइन करना, हिज ज्वाइनिंग, V4 के पहले पॉजेसिव केस। तो क्लियर है रूल नंबर 4 कि V4 के पहले क्या होता है? प्रोनाउन पॉजेसिव केस में होता है। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 पर। चलिए ध्यान दीजिए, पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 5। वन, अगर वन वर्ड है तो वन के साथ पोजेशन दर्शाने के लिए, पोजेशन यानी मैंने आपको क्या बताया? पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। तो वन अगर है तो उसके साथ अधिकार दर्शाना है अगर, तो आप क्या यूज़ करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, वंस। ठीक है, यही अगर वन ऑफ होगा तो टू शो पोजेशन यानी अधिकार दर्शाने के लिए हिज, हर या इट्स का यूज़ होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर अकेले वन है और यहाँ पर वन ऑफ है। जैसे यहाँ देखिए वन है, यहाँ पर वन ऑफ है। अगर मैं आपसे पूछूं ही के साथ पोजेशन दर्शाने के लिए क्या आता है? ही लेफ्ट हिज बुक, कि वंस बुक हो जाएगा, ही है तो हिज बुक होगा। तो वैसे ही मैं बता रही हूँ, आई है तो आई लेफ्ट माई बुक, आई है तो अधिकार दर्शाने के लिए आई के लिए क्या आता है? माई। तो वैसे ही वन है तो अधिकार दर्शाने के लिए वंस। ठीक है, वन का मतलब कोई, एनी वन, कोई। ठीक है, वन ऑफ का मतलब, वन ऑफ का मतलब वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बॉयज, विद्यार्थियों में से एक, विद्यार्थियों में से एक, बॉयज में से एक, वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में से एक। तो वन रहेगा तो वो यूज़ करेंगे, वन ऑफ रहेगा तो हिज, हर या इट्स यूज़ करेंगे। देखिए ज़रा,
तो ये वर्ड्स मैं क्यों बता रही हूँ, कॉमन एरर के सेंटेंस में देखिए, उसको ध्यान से पढ़िए। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो मैम ने बताया है क्लास में तो उसका तुरंत रूल चेक कीजिए। जैसे ही पढ़िएगा इसको आपको दिख जाएगा 1। अगर आप रिवाइज किए होंगे 2-3 बार तो ज़रूर आप यहाँ पर रुकिएगा। 1 है, यानी देखें ज़रा इसके साथ अधिकार दर्शाने वाला वर्ड क्या यूज़ किया है। 1 मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, 1 के साथ हिज होता है कि ही के साथ हिज होता है, ही के साथ होता है। 1 के साथ अधिकार दर्शाने के लिए, वेरी गुड, वंस। क्लियर है एरर। 1 ऑफ दी स्टूडेंट्स, यहाँ दोनों में अंतर समझ में आया, 1 था यहाँ 1 ऑफ हो गया, तो 1 ऑफ आया तो 1 ऑफ दी स्टूडेंट्स हैज़ लेफ्ट, 1 के साथ अधिकार दर्शाने के लिए वंस आता है, बिल्कुल नहीं, हिज हर या इट्स। चूँकि ये स्टूडेंट्स हैं जो कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, इसलिए हिज या हर। न्यूटर जेंडर तो वो हो नहीं सकता, इसलिए इट्स का यूज़ नहीं करेंगे, यानी हिज या हर में से कोई भी। तो 1 ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ लेफ्ट हिज या हर बुक इन द क्लास। बोले क्लियर है रूल नंबर 5, बड़ा सिंपल सा रूल था। 1 के साथ अधिकार दर्शाने के लिए वंस और 1 ऑफ के साथ अधिकार दर्शाने के लिए हिज, हर या इट्स। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 6। ये बड़ा ही सिंपल सा रूल है, बड़ा ही छोटा सा रूल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल क्या कह रहा है, दे प्लस हु का यूज़ गलत है। हम लोग बड़े धड़ल्ले से यूज़ कर देते हैं दे प्लस हु, दे प्लस हु का यूज़ गलत है। दे और हु का कॉम्बिनेशन एग्जाम में देगा जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, दे की जगह दोज का यूज़ होना चाहिए, या फिर क्या कर देता है एग्जाम में दोज प्लस हुम। दोज प्लस हुम कहाँ से, कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोज प्लस हु। तो ना ही दे प्लस हु, ना ही दोज प्लस हुम, बल्कि होगा क्या, दोज प्लस हु का यूज़ होगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। दे हु हैव वर्कड हार्ड, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दे हु होता है, दे हु होता है, नहीं, क्या होता है, दोज हु, दोज हु, सिंपल। यहाँ देखिए, दे हु विल अटेंड द सेमिनार, आगे क्यों पढ़े हम, हमें पता है कि दे और हु का कॉम्बिनेशन गलत होता है। क्या बनेगा, क्या बनेगा, दे की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दोज, और तब जाके हु सही होगा। दोज प्लस हु का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। तो ये थे पर्सनल प्रोनाउन के 6 और रूल्स। आई होप आप सबको एकदम 100% क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके बाद इस वीडियो को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियो में, और उसमें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के आगे देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।